गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। सर एक बार सभी से कैमरा ऑन करवा दीजिए 5 मिनट के लिए। हाँ बेटा, आगे क्लास में कोई डिस्टरबेंस ना हो तो इसके लिए एक बार आप सभी लोग जो है कैमरा ऑन कर लो। आप देख रहे हो किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। एक बार सर वेरीफाई कर लें, उसके बाद जो है फिर आप लोग कैमरा ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हेलो फॉर्म टेस्ट के लिए, हेलो फॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल फीचर होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको हेलो फॉर्म टेस्ट की मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं कि हेलो फॉर्म टेस्ट कैसे ऑब्जर्व होता है। ठीक है, और आप देखोगे कि मैकेनिज्म के बेसिस पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों वो स्ट्रक्चरल फीचर रिक्वायर्ड है हेलो फॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, मान लो हमने इस कंपाउंड को कंसीडर किया, मैं मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूं हेलो फॉर्म टेस्ट की। तो अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, पहले एक बार आप नोट कर लो हेलो फॉर्म टेस्ट में रिएजेंट क्या होना चाहिए। लिखो लिखो व्हेन अ कंपाउंड having any one of the above structural feature, जो स्ट्रक्चरल फीचर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, when a compound having any one of the above structural feature, when a compound having any one of the above structural feature is treated with halogen, is treated with halogen like chlorine, bromine or iodine, is treated with halogen like chlorine, bromine or iodine, along with concentrated alkali, along with concentrated alkali, along with concentrated alkali, along with concentrated alkali like NaOH, or KOH or calcium hydroxide etc., or calcium hydroxide etc., then haloform is obtained. Then haloform is obtained. तो अब देखो बेटा, अगर हमारे पास एज्यूम करते हैं कि ये कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड को हम कंसीडर कर रहे हैं और इसको हमने ट्रीट किया है फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ। ठीक है, क्लोरीन के साथ NaOH और KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये यूज कर रहे हैं। और इसकी जगह पे और क्या हो सकता है? इसकी जगह पे हो सकता है
OCl और KOCl और CaOCl ट्वाइस, आप ये यूज कर सकते हो। सोडियम हाइपोक्लोराइड और पोटेशियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे देखोगे या तो हैलोजन के साथ एल्कैली गिवन होगा या ये हाइपोहैलाइड्स गिवन होंगे। तो इनमें से कुछ भी अगर आपको दिखा तो फिर आप हैलोफॉर्म टेस्ट के लिए अलर्ट हो जाओ, हैलोफॉर्म टेस्ट वहां पे हो सकता है, हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट यहां पे बनेगा CHCl3, एक प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होगा CHCl3। ये वाला जो पार्ट है, इसको जो आप देख रहे हो, ये वाला कार्बन, ये क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन यूज कर रहे हैं, इसलिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। और जो दूसरा पार्ट है वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो दूसरा वाला जो पार्ट है वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। मतलब जैसे आप सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन सकते हैं, RCOONA बन सकता है, ठीक है, या यहाँ पे बन सकता है RCOOK, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म हो सकता है RCOO ट्वाइस CA, ये फॉर्म हो सकता है। मतलब आप ये देखना कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप से आपको यहाँ पे हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो अब स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। देखो जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CHClR। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो एल्कैली है, इस एल्कैली से हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा, एल्कैली से मिलेगा हाइड्रोक्सिल आयन। यह हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस करके खुद वहां पे आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CHOHR, ये बन गया, ठीक है। एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जरा देखो आगे क्या होगा। ये CH3 CHOHR ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है, यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा CH3COR, और इसके साथ प्रोड्यूस होगा HCl, इसके साथ प्रोड्यूस होगा HCl। ये वाला स्टेप जो आप देख रहे हो, ये है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन स्टेप है, ठीक है। अब जरा देखो इसके बाद क्या होगा। RCOCH3 है हमारे पास, RCOCH3। अब देखो पहले तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन यहां से हाइड्रोजन रिमूव करता है, हाइड्रोक्सिल आयन यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। तो हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद यहां पे बन जाएगा ये कार्बन आयन, इस कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, और फिर क्या होता है, ये कार्बन आयन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और ये यहां से Cl पॉजिटिव रिमूव कर लेता है, ये यहां से Cl पॉजिटिव रिमूव कर लेता है, Cl नेगेटिव फ्री हो जाएगा। तो इससे फॉर्म हो गया बेटा देखो RCOCl
CH2Cl बन गया, RCOCH2Cl। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये एक हैलोजिनेशन स्टेप है जिसमें हाइड्रोजन हट करके उसकी जगह पे हैलोजन आया। फिर यही स्टेप फिर से रिपीट होगा। अब आगे ये स्टेप और फास्ट हो जाएगा, इसलिए फास्ट हो जाएगा क्योंकि अब आप देखो, पहले जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है हमने, वो हाइड्रोजन लेस एसिडिक था। अब यहाँ पे क्लोरीन आने से फर्दर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो मोर एसिडिक है। ये वाले हाइड्रोजन पहले से ज्यादा एसिडिक हो गए क्योंकि उसी कार्बन पे अब क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन के आने से इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, इसलिए आगे रिएक्शन और फास्ट हो जाती है। तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेगा? हाइड्रोक्सिल आयन इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, H2O यहाँ पे रिमूव हो गया, और अब यहाँ पे एक और कार्बन आयन फॉर्म होगा। यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, ये कार्बन आयन बन गया। अब ये कार्बन आयन क्लोरीन से फिर से रिएक्ट करेगा और ये क्लोरीन से एक और Cl पॉजिटिव रिमूव करेगा, तो इससे फॉर्म हो जाता है RCOCHCl2, RCOCHCl2। अब इसी प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। पहले इसको ट्रीट करेंगे OH नेगेटिव के साथ, फिर इसको ट्रीट करेंगे क्लोरीन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RCOCCl3, RCOCCl3। अब एक बार जरा आप जो स्ट्रक्चरल फीचर मैंने बताया था हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए, वो उन स्ट्रक्चरल फीचर को एक बार फिर से रिकॉल करो, स्टार्टिंग से जरा एक एक चीज को देखो। मैंने बोला था कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये स्ट्रक्चरल फीचर है तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा, पहला स्ट्रक्चरल फीचर मैंने यही बताया था। फिर मैंने बोला था अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये स्ट्रक्चरल फीचर है तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा। आप देखो सक्सेसिवली ये रिएक्शन में फॉर्म हुआ है। फिर मैंने बताया था कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये स्ट्रक्चरल फीचर है तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा। आप देखो ये भी फॉर्म हुआ है, रिएक्शन की मैकेनिज्म में आगे के स्टेप में ये फॉर्म हुआ है। फिर मैंने बताया था कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये स्ट्रक्चरल फीचर है तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा। आप देख सकते हो COCH2Cl या COCH2X लिखवाया हुआ है, X यहाँ पे क्लोरीन है। फिर मैंने बोला था कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये स्ट्रक्चरल फीचर है तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा। और फिर मैंने बताया था कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये स्ट्रक्चरल फीचर है तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा। तो मैंने जितने भी स्ट्रक्चरल फीचर हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, जो भी मैंने बताया हुआ, वो सब आप देख रहे हो मैकेनिज्म में 1 by 1 वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि रिएक्शन इनमें से किसी भी स्टेज से आगे कंटिन्यू की जा सकती है। इसीलिए इनमें से कोई भी कंपाउंड अगर आपको किसी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर इनमें से कोई भी पार्ट आपको दिखता है तो वो कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई बेटा? हेलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनमें क्या क्या स्ट्रक्चरल फीचर होने चाहिए, ये बात आपको समझ में आई? इन मैकेनिज्म के स्टेप्स को देखते हुए तो अब देखो, पहला स्टेप अगर हम एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला स्टेप क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन। और फिर ये वाला जो स्टेप है इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन, यहां पे लिख लेना हैलोजिनेशन। यहां से कार्बोनिल कंपाउंड से ये इस स्टेज तक जो हम जा रहे हैं इसको हैलोजिनेशन बोलेंगे। तो ये हैलोजिनेशन है। अब इसके बाद फाइनल स्टेप आता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस स्टेप। तो अब इसके बाद हाइड्रोलिसिस स्टेप को कंसीडर करेंगे। तो जरा देखना, हाइड्रोलिसिस स्टेप
को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास ये कंपाउंड है RCOCCl3। आप देखो इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जो एल्कैली है उससे मिलेगा हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो देखो प्रोड्यूस हो गया RCO नेगेटिव OH CCl3। ये बन गया। अब देखो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड पेयर बन करके वापस आया और यहां से ये CCl3 नेगेटिव रिमूव हो जाता है। ये CCl3 नेगेटिव रिमूव हो जाता है। तो देखो ये इससे फॉर्म हो जाएगा RCOOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या प्रेजेंट है, CCl3 नेगेटिव। CCl3 नेगेटिव बन गया। अब CCl3 नेगेटिव क्या है, ये बेस है, ये कार्बन आयन है, सफिशिएंटली बेसिक होगा और ये एसिडिक कंपाउंड है। तो इसलिए क्या करेगा, ये साइमल्टेनियसली जैसे ही फॉर्म होगा तुरंत यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। तो ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके फॉर्म कर लेता है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन बन गया और क्या बन गया बेटा, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये हाइड्रोलिसिस सिस्टम। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन मेटल के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा और इधर दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। इस तरीके से पूरी रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो अगर आप एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन को स्टार्ट करोगे तो रिएक्शन की मैकेनिज्म में मेनली 4 स्टेप आएंगे। कौन कौन से, पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा हैलोजिनेशन और चौथा हाइड्रोलिसिस। अगर आप एल्कोहल से स्टार्ट करते हो तब क्या होगा, तब रिएक्शन के मैकेनिज्म में सिर्फ 3 स्टेप आएंगे। कौन कौन से, ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन एंड हाइड्रोलिसिस। अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड स्टेज से स्टार्ट करते हो रिएक्शन को तो सिर्फ 2 स्टेप आएंगे। कौन कौन से, हैलोजिनेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ठीक है। और अगर मान लो आपने इसको कंसीडर किया है RCOCCl, तो इसमें सिर्फ एक स्टेप आएगा, हाइड्रोलिसिस। तो ये मैकेनिज्म के सारे स्टेप समझ में आ गए बेटा आप लोगों को। हैलोफॉर्म टेस्ट की मैकेनिज्म के सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि हैलोफॉर्म टेस्ट में ये कंपाउंड भी पार्टिसिपेट कर सकता है। RCOCH R प्राइम CH3, RCOO CH R प्राइम CH3। अगर मान लो हमारे पास ये एस्टर है तो इसको अगर हम ट्रीट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH
और आप बोल सकते हो NaOCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे हैलोफॉर्म टेस्ट ऑब्जर्व होता है। हैलोफॉर्म टेस्ट कैसे ऑब्जर्व होगा देखो, एक तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा RCOONA, RCOONA वो इधर से बन जाता है, ठीक है, RCOONA का फॉर्मेशन होगा। और क्या बनेगा, और यहाँ पे बनेगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनेगा। और क्या बनेगा, और यहाँ पे बनेगा R प्राइम COONA, R प्राइम COONA। तो एक तरीके से देखोगे तो यहाँ पे दो सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के बनेंगे और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। अब देख सकते हो कैसे ये सब कुछ फॉर्म हुआ है। देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, सबसे पहले हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, तो प्रोड्यूस हो जाएगा RCO नेगेटिव OCH3 R प्राइम OH, ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा बेटा, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड पेयर बन करके आएगा, लोन पेयर, और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये रिमूव हो जाएगा, तो इससे प्रोड्यूस होगा RC डबल बॉन्ड OOH, ये वाला जो पार्ट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस क्या बना इसके साथ CH3 CH R प्राइम O नेगेटिव, ये एल्कोक्साइड आयन बना, ये एल्कोक्साइड आयन इमीडिएटली क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, क्योंकि ये बेसिक है और ये एसिडिक है। और फिर देखो क्या होगा, फिर यहां पे बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, एक प्रोडक्ट, मतलब इसका सॉल्ट, और दूसरा प्रोडक्ट बन गया R प्राइम CH OH CH3। आप देख सकते हो इसके अंदर हैलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाला स्ट्रक्चरल फीचर है, इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चरल फीचर है जो हैलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो फिर ये आगे हैलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा क्लोरीन और NaOH के साथ। तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि ये जो CH3 है, CH3 बना लेता है क्लोरोफॉर्म, और बाकी जो पार्ट है वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एक कार्बोक्सिलेट आयन ये वाला मिला है, एक कार्बोक्सिलेट आयन ये वाला मिला है, और क्लोरोफॉर्म। इस तरीके से ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ये क्लियर हो गया बेटा, कि अगर ऐसा एस्टर है तो ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्यों पार्टिसिपेट कर सकता है, आपको मैंने मैकेनिज्म के हिसाब से बता दिया। तो ये वाला केस समझ में आ गया। अब एक पॉसिबिलिटी और थी, उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखो
अगर हमारे पास ये साइक्लिक बीटा डाइकीटोन है, ये साइक्लिक बीटा डाइकीटोन है, तो ये भी हैलो फॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। कैसे पार्टिसिपेट करता है, मैं मैकेनिज्म के हिसाब से बता रहा हूं इसको। देखो, इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, तो यहाँ का हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे हैलोजिनेशन स्टेप से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। हाइड्रोक्सिल आयन सबसे पहले इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। और फिर क्या होता है, ये कार्बन आयन क्लोरीन से Cl पॉजिटिव रिमूव करता है, तो Cl पॉजिटिव रिमूव करेगा, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ गया। अब यही प्रोसेस फिर से रिपीट करते हैं, इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं। तो रिपीट करेंगे तो क्या होगा, एक और क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पे एक और क्लोरीन आ गया। अब देखो, अब हाइड्रोक्सिल आयन को फिर से यूज कर रहे हैं। हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, इनमें से एक कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर जाएगा, एक कार्बोनिल ग्रुप पे हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक होगा। ये बन गया। अब देखो, ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड पेयर बन करके वापस आया, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया। अब बॉन्ड ब्रेकिंग से अगर आप देखो, तो बॉन्ड ब्रेकिंग से क्या प्रोड्यूस हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग से प्रोड्यूस हुआ है CO CCl2 नेगेटिव, CCl2 नेगेटिव। और इधर अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे फॉर्म हो गया COOH, COOH का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इधर बेस है कार्बन आयन, और इधर क्या है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होगा, ये इंट्रामोलिक्यूलरली यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। तो अब यहां से आप देखो प्रोड्यूस हो गया इधर कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, और दूसरे साइड में अगर आप देखो तो दूसरे साइड में बन गया COCH Cl2, COCH Cl2। आप देख सकते हो ये COCH Cl2 भी हैलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक स्ट्रक्चरल फीचर है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, इसको हम फिर से ट्रीट करेंगे, पहले हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, फिर क्लोराइड आयन के साथ। तो इससे क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा, और हाइड्रोजन हट करके यहाँ पे एक और क्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ पे बन गया बेटा COCCl3, और इधर क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन।
CO CCl3 और इधर कार्बोक्सिलेट आयन। अब इसके बाद फिर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी मतलब हाइड्रोक्सिल आयन इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक होगा इसके ऊपर, और ये अब मैं ये इसको सीधे दिखा रहा हूं, तो ये यहां से अलग हो जाएगा, CCl3 नेगेटिव यहां से अलग हो जाएगा। तो प्रोड्यूस हो गया इस अटैक के थ्रू COOH, और इधर क्या है, इधर है COO नेगेटिव, और इसके साथ क्या प्रेजेंट है, CCl3 नेगेटिव। अब ये CCl3 नेगेटिव इस हाइड्रोजन को रिमूव करके ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इधर कार्बोक्सिलेट आयन, यहां पे कार्बोक्सिलेट आयन और क्लोरोफॉर्म। इस तरीके से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए बेटा? नोट कर लिया इसको, आगे बढ़े। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि वही कंपाउंड हैलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है जिसमें मिथाइल ग्रुप वाला हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम इस कंपाउंड को कंसिडर कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3CO
COOH, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, अब आप देख रहे हो कि इधर CH3CO आपको दिख रहा है, CH3CO दिख रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका हाइड्रोजन कंपाउंड का सबसे एसिडिक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कंपाउंड का सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है? तो क्योंकि ये हाइड्रोजन कंपाउंड का सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये कंपाउंड हैलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तब तक नहीं करेगा जब तक कि हम यहाँ पे एल्कैली को एक्सेस में नहीं लेते। अगर हम एल्कैली को एक्सेस में लेते हैं तो ये पार्टिसिपेट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, जरा समझना। एल्कैली को अगर हम एक्सेस में लेंगे तो पहले बेस जो है ना, वो इससे रिएक्ट करके सारा एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। मतलब ये वाला पार्ट जो है कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, और जब ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट एसिडिक हाइड्रोजन यहां है, तो आगे यहां पे अटैक के थ्रू रिएक्शन होगी। लेकिन अगर हम एल्कैली को एक्सेस में नहीं लेते हैं, ठीक है, फिर उस सिचुएशन में कंपाउंड हैलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है? तो दिस कंपाउंड कैन पार्टिसिपेट इन हैलोफॉर्म टेस्ट ओनली इन दैट कंडीशन when alkali is taken in excess, when alkali is taken in excess। तो अगर alkali को हमने excess में लिया है, तभी ये कंपाउंड हैलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज ये हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखा सकता, ठीक है? अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CO CH2 CO CH3, अब अगर ये कंपाउंड है, अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये हैलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा? तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला है। इस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। ये हाइड्रोजन लेस एसिडिक है। एल्कैली का जब अटैक होगा ना, तो एल्कैली का अटैक हमेशा पहले यहां होगा। एल्कैली का अटैक हमेशा पहले यहां होगा। तो अटैक यहां होने की वजह से ये वाला पार्ट हैलोफॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो इसलिए आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि जो भी कंपाउंड आप कंसीडर कर रहे हो, उस कंपाउंड के अंदर मिथाइल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, वो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? अदरवाइज आपको एल्कैली को एक्सेस में लेना पड़ेगा, नहीं तो हैलोफॉर्म टेस्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकता। तो कई बार इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये पूरा डिस्कशन समझ में आ गया बेटा? हैलोफॉर्म टेस्ट का कंप्लीट डिस्कशन समझ में आ गया? अच्छा, ये भी हो सकता है कि कंपाउंड के अंदर मल्टीपल रिएक्शंस एक साथ हो जाए। जैसे देखो, हमारे पास ये कंपाउंड है CH2 CO CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH CONH2, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को हम ट्रीट कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में इसको हमने एक्सेस में लिया, टेकन इन एक्सेस। अब आप देखो बेटा, ये जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं Br2 एंड KOH, या ये भी लिखा हो सकता है KOBr,
पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, KOBr भी लिखा हो सकता है। पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड को एक्सेस में ले या Br2 एंड KOH को एक्सेस में ले। तो देखो ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट हैलोफॉर्म टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आप देखो यहाँ पे हैलोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये हैलोफॉर्म टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। यही रिएजेंट टर्मिनल एल्काइन से भी रिएक्ट करता है। टर्मिनल एल्काइन का जो एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये ब्रोमीन रिप्लेस कर सकता है। और यही रिएजेंट आप आगे एक और रिएक्शन में देखोगे जिसको हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट बोलते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट में अमाइड, अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, तो ये इससे भी रिएक्ट कर सकता है। अब इसके थ्रू अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे CH, C ट्रिपल बॉन्ड CBr, C डबल O K, C डबल O K, CHBr3, और ये जो पार्ट है, ये अमाइड जो है, ये अमाइन में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा रिएक्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे मान लो एक ही रिएजेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं, कंपाउंड के अंदर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है, तो वो रिएजेंट कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, ये डिसाइड करना भी एक चैलेंज होता है। ठीक है, तो अब जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सबसे ये रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है। तो किससे रिएक्ट करके वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहां पे इसके साथ जो रिएक्शन हुई है उसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस। ठीक है, ये अमाइड से अमाइन बना है। और यहां पे जो रिएक्शन हुई ये क्या है? हैलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, और यहां पे क्या है? यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन हट करके वहां पे ब्रोमीन आया। तो इसमें ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और ये वाली रिएक्शन अभी नहीं बताया। आगे हम जब एल्कोहल का डिस्कशन होगा तो वहां पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन के साथ हम इसको देखेंगे। अब आप बुकलेट निकालो, बुकलेट में जो आगे इंफॉर्मेशन गिवन है उसको समराइज करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ ट्राइक्लोरोमेथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म। तो अब देखो इसमें बोल रहे हैं कि बाय डिस्टिलिंग इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल की बात क्यों बोली गई है? क्योंकि इथाइल अल्कोहल के अंदर वो स्ट्रक्चरल फीचर है, इथाइल अल्कोहल यानी कि CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 CHOH होना चाहिए है इसके अंदर, इसलिए इथाइल अल्कोहल को कंसिडर किया गया। तो व्हेन इथाइल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड क्यों? ये है एसिटल्डिहाइड। आप देखो ये वाला स्ट्रक्चरल फीचर हैलोफॉर्म टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है जो इसके अंदर प्रेजेंट, एसिटल्डिहाइड। और एसीटोन, एसीटोन CH3 CO CH3। आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चरल फीचर रिक्वायर्ड है हैलोफॉर्म टेस्ट के लिए, वो यहाँ पे प्रेजेंट। अच्छा, एक बात और समझ लेना बेटा, अगर आपके पास ये अल्कोहल है CH3 CCH3 CH3OH, ये हैलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि हैलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होना चाहिए? CH3 CHOH होना चाहिए। जिस कार्बन पे OH है ना, वहां हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां पे आप देखो कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये हैलोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हैलोफॉर्म टेस्ट।
tertiary butyl alcohol cannot participate in haloform test. तो बोल रहा है कि बाय डिस्टिलिंग इथाइल एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन विथ अ सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर, ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर है तो ब्लीचिंग पाउडर वाटर में हाइड्रोलाइज होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का फॉर्मेशन करता है। तो क्लोरीन भी रिक्वायर्ड है रिएक्शन में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रिक्वायर्ड है। ब्लीचिंग पाउडर सप्लाइज बोथ क्लोरीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीडेड फॉर द रिएक्शन। Instead of bleaching powder, we can also use chlorine and NaOH or sodium hypochlorite, chlorine and KOH और potassium। तो देखो ये रिएक्शन है CaOCl2 plus H2O gives Cl2 plus CaOH twice। तो अगर इथाइल अल्कोहल से हम रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो बोले द रिएक्शन इज सपोज टू टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। एल्कोहल से अगर रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैंने बताया है अभी पीछे 3 स्टेप होंगे, ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन, हाइड्रोलिसिस। तो पहला स्टेप ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस द इथाइल अल्कोहल टू एसिटल्डिहाइड। दूसरा स्टेप क्लोरीनेशन, बोल रहे क्लोरीन एक्ट्स एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट एंड कन्वर्ट्स एसिटल्डिहाइड इनटू ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। फिर तीसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस है, तो बोल रहा है कि ये ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड ही क्लोर CCl3CHO, इसको क्लोरल बोलते हैं। तो बोल रहा है कि क्लोरल इज नाउ हाइड्रोलाइज्ड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव क्लोरोफॉर्म एंड कैल्शियम फॉर्मेट। क्लोरोफॉर्म एंड कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो बात हो गई इथाइल अल्कोहल से अगर क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं। एसीटोन से अगर क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं तो क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसमें अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेप नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेप ऑलरेडी होकर के तब ये बना है। तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप होंगे, हैलोजिनेशन एंड हाइड्रोलिसिस। द रिएक्शन इज सपोज टू टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 2 स्टेप। नंबर 1 क्लोरीनेशन, तो बोले क्लोरीन एक्ट्स एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट एंड कन्वर्ट्स एसीटोन इनटू 1,1,1 ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन। तो ये बन जाएगा CCl3COCH3। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हाइड्रोलिसिस हो गई। तो बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाउ हाइड्रोलाइजेस द 1,1,1 ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन फॉर्म टू गिव क्लोरोफॉर्म एंड कैल्शियम एसिटेट। तो ये बन जाएगा। अब आगे क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। क्या है प्रॉपर्टी, बोला इट इज अ कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड है। इट हैज अ सिकली स्वीट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। तो इसकी स्मेल कैसी है, स्वीट स्मेल है, प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। और इसका टेस्ट कैसा है, बर्निंग टेस्ट। नंबर 3, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड है। बट रीडली डिजॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनहेलेशन ऑफ इट्स वेपर्स प्रोड्यूसेस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। Inhalation of its vapors produces loss of consciousness and is therefore used as a general anesthetic agent in surgery। तो क्योंकि अगर हम इसके वेपर को इनहेल करें तो क्या होता है, हम अपना कॉन्शियसनेस को लूज कर जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इसको एनेस्थेटिक एजेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, ऑपरेट करने से पहले जो एनेस्थीसिया देते हैं तो उसमें एनेस्थेटिक एजेंट के फॉर्म में क्लोरोफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्लोरोफॉर्म को यूज करना मतलब उसमें काफी केयर लेनी होती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, वो भी अभी आगे डिस्कस किया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन, बोले ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड सनलाइट, on exposure to air and sunlight chloroform undergoes slow oxidation to form highly poisonous carbonyl chloride। अगर क्लोरोफॉर्म सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाए और एयर प्रेजेंट हो तो क्लोरोफॉर्म अपने आप से धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर के फॉस्जीन बना लेता है जो कि हाईली पॉइजनस गैस है। यानी कि अगर क्लोरोफॉर्म को हम एनेस्थेटिक एजेंट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं
और क्लोरोफॉर्म को हमने जिस बॉटल के अंदर रखा हुआ है, अगर वो बॉटल एक्सपोज्ड हो जाए सनलाइट से, मतलब सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाए, और एयर तो कुछ न कुछ अमाउंट में वहां होगी ही उसके अंदर, तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म उस एयर के साथ रिएक्ट करके, एयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करके COCl2 में कन्वर्ट कर देता है, जो जिसको हम फॉस्जीन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन होगी CHCl3 प्लस O2, CHCl3 प्लस O2, ठीक है, 2CHCl3 प्लस O2 gives 2COCl2 प्लस 2COCl2 प्लस H2O, ये फॉर्म होगा, फॉस्जीन बन जाता है एंड वाटर। तो अब यहाँ पे आप देखो टोटल कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो आपको यहाँ पे 3/2 O2 चाहिए। ये बैलेंस रिएक्शन होगी, ये बैलेंस रिएक्शन, अगर क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे सनलाइट भी होनी चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। H2O नहीं, HCl बन रहा है, तो एक मिनट, फिर तो यही बैलेंस रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन होगी। 2 क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स फॉस्जीन, इसको बोलते हैं फॉस्जीन, ठीक है। इसको फॉस्जीन बोलते हैं, PHOSGENE, फॉस्जीन। ये हाईली पॉइजनस गैस है, हाईली पॉइजनस गैस। अब इसीलिए एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी में क्लोरोफॉर्म का जहां पे डिस्कशन है उसमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि व्हाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स एंड प्लेस्ड इन डार्क रूम। Why chloroform is stored in dark colored bottles and stored in dark room? तो अब उसका एक्सप्लेनेशन यही है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके हाईली पॉइजनस गैस फॉस्जीन का फॉर्मेशन करता है। और आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म को एज ए एनेस्थेटिक एजेंट यूज करना है। अगर उस क्लोरोफॉर्म के अंदर फॉस्जीन प्रेजेंट होगी तो फिर एनेस्थेटिक एजेंट जो है ना, एनेस्थेटिक एजेंट की जरूरत ही नहीं है, फॉस्जीन ही अपना काम कर जाएगा। फॉस्जीन की वजह से जिसको भी एनेस्थीसिया दिया जा रहा है उसकी डेथ हो जाएगी। तो यही वजह है कि क्लोरोफॉर्म को अगर हमें यूज करना है एज एनेस्थेटिक एजेंट तो केयरफुली यूज करना है। अब क्या केयर लेनी है, एक तो उसको हम डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखेंगे और डार्क रूम में रखेंगे जिससे कि सनलाइट ना पहुंच पाए, क्योंकि एयर तो हर जगह होगी, अगर सनलाइट नहीं होगी तो फिर ये ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। और फिर भी हमें क्या पता कि जो है, बताओ, हो सकता हो किसी वजह से, किसी की भी मिसहैंडलिंग की वजह से जो है अगर फॉस्जीन बन गया तो फॉस्जीन को वहां पे रिमूव करना जरूरी है। तो फॉस्जीन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म जो एनेस्थेटिक पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, पहले उसको एल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को एल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये रिएक्शन होती है। क्लोरोफॉर्म को एल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर ये रिएक्शन ऑब्जर्व होती है। देखो क्या रिएक्शन होगी, क्लोरोफॉर्म में जो फॉस्जीन है, ये फॉस्जीन इथेनॉल के साथ ये रिएक्ट कर जाता है इस तरीके से।
और इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है डाई इथाइल कार्बोनेट। डाई इथाइल कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। डाई इथाइल कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, जो कि नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है। डाई इथाइल कार्बोनेट ये नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है। जबकि ये क्या है, ये पॉइजनस सब्सटेंस है। तो इस तरीके से फॉस्जीन को हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से इस रिएक्शन के थ्रू फॉस्जीन को रिमूव किया जा सकता है। और ऑब्वियसली अगर एल्कोहल होगा तो और अच्छी बात है, जिसको एनेस्थेटिक एजेंट दिया जा रहा है उसको भी अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है, और पॉइजनस सब्सटेंस से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को अगर एनेस्थेटिक पर्पज के लिए यूज करना है तो उसको पहले हमें उसमें थोड़ा इथेनॉल ऐड करके, जो फॉस्जीन अगर है भले वो ट्रेस अमाउंट में क्यों ना हो, उस फॉस्जीन को पहले रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद क्लोरोफॉर्म को एनेस्थेटिक एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये डिस्कशन समझ में आ गया बेटा? ये पूरा डिस्कशन समझ में आ गया? ठीक है, जरा वॉच आउट में देखो। वॉच आउट में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? बोल रहा है कि एज क्लोरोफॉर्म इज यूज फॉर एनेस्थेटिक पर्पसेस, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन अ हाई प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म द अबव रिएक्शन, अबव रिएक्शन मतलब ये वाली रिएक्शन इसकी बात कर रहे हैं, द अबव रिएक्शन कैन बी अवॉइडेड एज फॉलोज। कैसे? बाय स्टोरिंग क्लोरोफॉर्म इन डार्क बॉटल्स टू कट ऑफ लाइट। डार्क बॉटल में स्टोर करके हम सनलाइट को कट ऑफ कर देते हैं। फिर बता रहे कार्बोनिल क्लोराइड यानी कि फॉस्जीन, ये कार्बोनिल क्लोराइड है। कार्बोनिल क्लोराइड कैन बी डिस्ट्रॉयड by adding a small amount of ethyl alcohol. Ethyl alcohol combines with phosgene to form non-toxic diethyl carbonate. ये बन जाता है non-toxic diethyl carbonate। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन लिख लो, ये आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि why chloroform is stored in dark colored bottles? Why chloroform is stored in dark colored bottles? ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन तो आपको पता ही है क्यों स्टोर करते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो। Why chloroform is first treated with ethyl alcohol before using it as anesthetic agent? Before using it as anesthetic agent, before using it as anesthetic agent, तो उसके लिए ये वाला एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो बोले रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स डाइक्लोरोमीथेन। तो अगर क्लोरोफॉर्म को जिंक और HCl के साथ ट्रीट करें
तो ये रिड्यूस होकर के CH2Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरोफॉर्म को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? जिंक एंड HCl के साथ, जिंक एंड HCl। तो यहां पे क्या बन जाता है? CH2Cl2 प्लस HCl, CH2Cl2 प्लस HCl। बेसिकली जिंक एंड HCl से क्या बन जाएगा? ZnCl2 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। और ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है? ये नेसेंट हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म को रिड्यूस करके डाइक्लोरोमीथेन में कन्वर्ट कर देता है और HCl बन जाता है। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कर। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरीनेशन। तो बोला है व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये तो नॉर्मल सी रिएक्शन है। अगर क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे बचा हुआ है वो भी हैलोजिनेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की। एक तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, फिर ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो यहां पे बोल रहे हैं व्हेन हीटेड विथ कंसंट्रेटेड एक्वस और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक KOH हो सकता है, कंसंट्रेटेड एक्वस KOH हो सकता है। It undergoes hydrolysis to give potassium formate. We can get formic acid by adding dilute HCl to solution containing potassium. So hydrolysis of chloroform, hydrolysis of chloroform. तो क्या करते हैं देखो हाइड्रोलिसिस में? क्लोरोफॉर्म है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म को कंसंट्रेटेड एक्वस KOH के साथ ट्रीट कर सकते और कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर सकते। तो यहां पे प्रोड्यूस होता है, रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होगा पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। और ये जो पोटेशियम फॉर्मेट है, अगर हम इसको एसिड के साथ, मतलब इसका एसिडिफिकेशन करा दे, मान लो HCl के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया, तो फॉर्मिक एसिड बन जाता है। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, अब हम इसके साथ KOH को यूज कर रहे हैं। तो अगर हम इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो तीनों क्लोरीन, ठीक है, तीनों क्लोरीन यहां पे रिप्लेस हो जाएगा विथ OH, ठीक है, और KCl रिमूव होगा। अब आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, यहां तो 3 OH ग्रुप है, तो ये क्या होगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट हो गया, डिहाइड्रेट होकर के क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। बट फॉर्मिक एसिड यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि एल्कलाइन मीडियम है। तो ये फॉर्मिक एसिड KOH से कंबाइन करके क्या बना लेगा? ये बना लेगा HCOOK प्लस H2O। और फिर क्या होगा? इसका एसिडिफिकेशन अगर हमने कराया तो एसिडिफिकेशन के थ्रू
फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो जाता है। ये है मैकेनिज्म। नेक्स्ट रिएक्शन जो यहाँ पे गिवन है, ये रिएक्शन ऑलरेडी मैं एल्काइन में बता चुका हूं। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जैसे क्लोरोफॉर्म है, इसको सिल्वर पाउडर के साथ डिस्टिल कर रहे हैं, इसको डिस्टिल कर रहे हैं विद सिल्वर पाउडर, ठीक है। तो ये AgCl यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और ये दोनों कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाते। वॉच आउट में जरा देखना है, एक रिएक्शन गिवन है नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन के थ्रू जो कंपाउंड बन रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो बोले कि व्हेन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड with concentrated nitric acid chloropicrin is obtained on heating, chloropicrin is also called tear gas। तो अगर क्लोरोफॉर्म है हमारे पास, इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड बन जाता है CCl3NO2, CCl3NO2 नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है। CCl3NO2 का फॉर्मेशन होता है, ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, या इसी को क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन, जो कि टीयर गैस के नाम से फेमस है। और टीयर गैस मॉब को कंट्रोल करने के लिए जो टीयर सेल फायर करते हैं, उसमें उसके थ्रू ये प्रोड्यूस होती है। क्लोरोफॉर्म को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर हीट करेंगे तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को ही क्लोरोपिक्रीन और टीयर गैस बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोर्ड एग्जाम में भी खूब पूछी जाती है ये रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन और कार्बिल अमाइन टेस्ट के नाम से फेमस है। कार्बिल अमाइन टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट, इसका डिटेल लिख लो बेटा। ये प्राइमरी अमाइन का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, तो इसका डिटेल लिखो। when primary amine, whether it is aliphatic or aromatic, when primary amine, whether it is aliphatic or aromatic, when primary amine, whether it is aliphatic or aromatic, is treated with, when primary amine, whether it is aliphatic or aromatic, is treated with when primary amine, whether it is aliphatic or aromatic, is treated
when primary, whether it is aliphatic or aromatic, is treated with chloroform in presence of alcoholic potassium hydroxide, in presence of alcoholic potassium hydroxide, in presence of alcoholic potassium hydroxide or sodium hydroxide, in presence of alcoholic potassium hydroxide or sodium hydroxide, then the formation of a bad smelling compound, then the formation of a bad smelling compound, then the formation of a bad smelling compound, ठीक है, फाउल स्मेलिंग भी लिखा हो सकता है, अनप्लीजेंट स्मेलिंग भी लिखा हो सकता है, then the formation of a bad smelling compound, isocyanide takes place. Then the formation of a bad smelling compound, also called formation of a bad smelling compound, isocyanide, takes place, also called carbylamine, also called carbylamine, also called carbylamine. ठीक है, तो अब जरा देखो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो बोल रहा है कि अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, पहले तो बैलेंस रिएक्शन, क्योंकि इस तरीके की भी इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसलिए आपको बैलेंस रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। तो अगर हम इसको प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो इसके साथ ये 3 एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, तो रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे बन जाता है आइसोसाइनाइड, RNC, आइसोसाइनाइड बनता है, प्लस 3 KCl, ठीक है, 3 KCl प्लस 3 H2O, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। प्राइमरी अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3 एल्कोहलिक KOH गिव्स आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3 H2O। ये आइसोसाइनाइड को ही कार्बिल अमाइन बोलते हैं। कार्बिल अमाइन ये है बैड स्मेलिंग कंपाउंड। तो अगर क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ कोई कंपाउंड रिएक्ट करके बैड स्मेलिंग कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो कंफर्म है कि वो प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, तो आप इस बात को नोट कर लो। दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन, दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। अब जरा देखो बेटा रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहा हूं। क्लोरोफॉर्म है हमारे पास, और साथ में KOH है, तो KOH से जो हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है। तो ये CCl3 नेगेटिव यहाँ पे बन गया। अब ये CCl3 नेगेटिव ये क्या करता है, ये CCl3 नेगेटिव जो है CCl3 नेगेटिव से क्लोराइड आयन रिमूव हो जाएगा हीट करने पे, यहाँ पे हीटिंग भी रिक्वायर्ड है, तो क्लोराइड आयन रिमूव हो जाता है। ये अल्फा एलिमिनेशन हो गया बेटा। अब इसके थ्रू बन जाता है कार्बीन, यहां से कार्बीन इंटरमीडिएट बन जाता है,
रिएक्ट करता है विथ प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करता है। तो प्राइमरी अमाइन एज अ न्यूक्लियोफाइल इससे कंबाइन कर जाएगा। तो अब देखो इसके थ्रू फॉर्म हो जाता है RNH2 CCl2 नेगेटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव, RNH2 पॉजिटिव CCl2 नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो ये जो कार्बन आयन है ये इंट्रामोलिकुलरली इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है। ये कार्बन आयन इंट्रामोलिकुलरली इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है। तो यहां से प्रोड्यूस हो जाएगा RNH CH Cl2, RNH CH Cl2, ये बन गया। अब जरा इसके बाद देखो क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड पेयर बन करके यहाँ पे ट्रांसफर होता है और एक क्लोरीन यहां से रिमूव हो जाता है, एक क्लोराइड आयन रिमूव हो गया। तो अब यहां से बन गया RNH पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH Cl, RNH पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर से हम हाइड्रोक्सिल आयन को यूज करते हैं। तो हाइड्रोक्सिल आयन, आपको यह भी ध्यान रखना है कि कितना हाइड्रोक्सिल आयन यूज हो रहा है। एक हाइड्रोक्सिल आयन हमने यहां यूज किया है, ठीक है, और फिर ये दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन यूज कर रहे हैं। तो फिर से हाइड्रोक्सिल आयन को यूज करते हैं। ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, ये हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है। ये वाला बॉन्ड पेयर यहां ट्रांसफर हुआ, यहां से क्लोराइड आयन रिमूव हो गया, तो H2O रिमूव हो गया, Cl नेगेटिव रिमूव हो गया, और यहां पे बन गया Rn पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड CH, Rn पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर एक हाइड्रोक्सिल आयन यूज करते हैं, यहां पे एक हाइड्रोक्सिल आयन फिर से यूज करते हैं। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है। तो H2O रिमूव हो गया यहां पे, और क्या बन गया Rn पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। इसी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, Rn डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। ये है पूरी मैकेनिज्म। तो आप देख रहे हो 3 OH नेगेटिव यूज हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे 3 अल्कोहलिक KOH को कंसीडर किया गया। तो इसकी पूरी मैकेनिज्म क्लियर हो गई बेटा। कार्बिल अमाइन टेस्ट की मैकेनिज्म क्लियर। बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है दो रिएक्शन, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, वो 3 मार्क्स का हो सकता है क्वेश्चन, जिसमें 2 पार्ट होंगे। उसमें लिखेंगे राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग रिएक्शन। अब उसमें 2 पार्ट होंगे, कोई ऐसी 2 रिएक्शन दे दिया, फॉर एग्जांपल कार्बिल अमाइन टेस्ट दे दिया, और कोई और इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दे दिया, तो अब उनको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको। खैर मैकेनिज्म वहां पे लिखनी रिक्वायर्ड नहीं होती है, रिक्वायर्ड नहीं होती है, लिखना ही नहीं है आपको, सिर्फ आपको बताना है पूरा रिएक्शन का डिटेल। जैसे मैंने अभी लिखवाया कि व्हेन प्राइमरी अमाइन whether it is aliphatic or aromatic is treated with chloroform in presence of concentrated alcoholic potassium hydroxide, then formation of a bad smelling compound isocyanide also called carbylamine takes place। बस ये आपको लिखना है और रिएक्शन लिखनी है। मैकेनिज्म आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखनी है तब तक जब तक कि आपसे स्पेशली ना पूछा जाए।
तो ये पूरा नोट कर लिया भाई, इसको नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एडिशन ऑन कीटोन, एडिशन ऑन कीटोन। अब इसमें जो कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ एन एल्कैली क्लोरोफॉर्म एड्स ऑन कीटोन टू गिव क्लोरीटोन, इट इज द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और वॉच आउट में लिखा हुआ क्लोरीटोन के बारे में कि क्लोरीटोन इज यूज्ड एज अ हिप्नोटिक एजेंट एंड इज सोपोरिफिक इन नेचर। ये हिप्नोटिक एजेंट है, सोपोरिफिक इन नेचर होता है। सोपोरिफिक का मतलब होता है कॉजिंग टू स्लीप, नींद लाने की जो दवा होती है ना, स्लीपिंग ड्रग्स जो होती हैं, उनमें क्लोरीटोन को यूज किया जाता है। तो अब यहां पे देखो रिएक्शन क्या हो रही है, एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ, एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कैली की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं। तो इससे ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CCH3 OH CCl3, ये है क्लोरीटोन। अब जरा देखो कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड हुई है। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म है और साथ में एल्कैली। ये एल्कैली क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है। हाइड्रोजन रिमूव करता है तो इससे बन जाएगा बेटा यहाँ पे CCl3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। ये CCl3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये एसीटोन के ऊपर, ठीक है, ये एसीटोन के ऊपर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। और जब इसका अटैक होगा ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या करता है, देखो यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हुआ है, तो ये इंटरमीडिएट वाटर से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है। हाइड्रोक्सिल रीजनरेट हो गया और ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया क्लोरीटोन। ये है मैकेनिज्म। ये पूरी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है।
नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रीमर टीमन रिएक्शन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है ऑर्गेनिक रिएक्शन का, ठीक है। ये भी बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जस्ट लाइक कार्बिलमाइन टेस्ट। तो रीमर टीमन रिएक्शन में क्या बता रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन केमिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कितनी सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे बोला है व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विथ फिनॉल एंड एन एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ कास्टिक पोटास QH, potassium salt of salicylaldehyde is obtained. This on treatment with a dilute mineral acid produces salicylaldehyde. A small amount of para isomer is also obtained as a byproduct. तो यहाँ पे ऑर्थो आइसोमर मेजर प्रोडक्ट है, पैरा आइसोमर माइनर प्रोडक्ट है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। तो आप नोट कर लो, रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। रिएक्शन का डिटेल लिखो, when phenol is treated with chloroform, when phenol is treated with chloroform, when phenol is treated with chloroform in presence of alcoholic solution of potassium hydroxide, when phenol is treated with chloroform in presence of alcoholic solution of potassium hydroxide, in presence of alcoholic solution of potassium hydroxide, followed by acidification, followed by acidification, followed by acidification, followed by acidification, ortho and para salicylaldehyde is obtained. Ortho and para salicylaldehyde is obtained. Ortho and para salicylaldehyde is obtained, where ortho product is major product. Where ortho product is major product. Where ortho product is major product. Due to intramolecular hydrogen bonding. Due to intramolecular hydrogen bonding. Where ortho product is major product due to intramolecular hydrogen bonding. तो एक बात और आप यहाँ पे लिख सकते हो, reaction is example of electrophilic aromatic substitution. Reaction is example of electrophilic aromatic substitution. तो देखो बेटा, फिनॉल है, फिनॉल को ट्रीट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में स्लाइटली हीट करते हैं। तो स्लाइटली हीट करते तो पहले तो ये बन जाएगा, पहले ये बन जाता है O नेगेटिव K पॉजिटिव CHO, O नेगेटिव K पॉजिटिव CHO प्लस O नेगेटिव K पॉजिटिव CHO, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें ये वाला हाँ। अब इसके बाद फिर क्या होगा, फिर इसका हम एसिडिफिकेशन कराते हैं, इसका हमने एसिडिफिकेशन कराया, मान लो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराया, तो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराया तो यहां से ये प्रोडक्ट बनता है,
ये वाला प्रोडक्ट बोल रहा है ये मेजर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट क्यों है वो आप देख सकते हो, इनके बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है OH और CHO के बीच में, इसलिए ये मेजर है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ फॉरेन ऑथर बुक्स जो है वो ये बोलती हैं कि ये जो इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा ये इस पे डिपेंड करता है, जो हम एल्काली यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे NaOH यूज करते हैं तो NaOH को यूज करने पे ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, और KOH को अगर हम यूज करते हैं तो पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये बात आप समझ लेना। कुछ फॉरेन ऑथर बुक्स हैं जैसे पीटर साइक्स है और सोलोमन्स है, तो उनमें जो है ये लिखा हुआ है कि अगर हम यहाँ पे NaOH को यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, तो फिर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, और अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं तो पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। NCERT में ये लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे तो आपको फॉलो करना है NCERT की इंफॉर्मेशन को। अब जरा देखो मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन की, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, इन दोनों की रिएक्शन से क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन से तो ये डाइक्लोरोकार्बीन बन जाएगा, H2O Cl नेगेटिव, ये बन जाता है। अब ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल पे अटैक करता है। लेकिन इसके अटैक करने से पहले एक बात और यहां पे देखने को मिलती है, फिनॉलिक रिंग पे एक रिएक्शन और होगी, जरा देखना। हाइड्रोक्सिल आयन एज अ बेस इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है। अब ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब फिनॉक्साइड आयन को अगर आप कंसीडर करोगे तो ये और भी ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा, O नेगेटिव और ज्यादा एक्टिवेट करेगा रिंग को। ठीक है, OH के कंपेयर में इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट और ज्यादा होगा। अब इस पे डाइक्लोरोकार्बीन का अटैक होता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब डाइक्लोरोकार्बीन कहां अटैक कर सकता है, इसका डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस कहां है, इसका डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो डाइक्लोरोकार्बीन ऑर्थो पे भी अटैक करता है और पैरा पे भी अटैक करता है। ठीक है, तो इसके अटैक के थ्रू यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से अटैक करेगा। ये वाला जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड पेयर बन करके ट्रांसफर हुआ, ये पाई बॉन्ड पेयर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ लोन पेयर के फॉर्म में, और फिर ये इस पे अटैक कर गया। या इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड पेयर बन करके आया, ये पाई बॉन्ड पेयर यहाँ आगे ट्रांसफर हो गया कंजुगेशन की वजह से, और फिर ये पाई बॉन्ड पेयर यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा यानी कि नेगेटिव चार्ज, और फिर ये भी इस पे अटैक कर सकता है। मतलब डाइक्लोरोकार्बीन ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है और पैरा पे भी अटैक कर सकता है। तो इससे आप देखोगे तो ये बन जाएगा, एक तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और CCl2 नेगेटिव, ये बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड CCl2 नेगेटिव। और फिर देखो बेटा फिर क्या होगा,
ये कार्बन आयन इंट्रामोलिकुलरली इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है। ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन को ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये बन गया, यहाँ पे O नेगेटिव आ गया और इधर क्या बन गया, CHCl2 CHCl2। और इसी तरीके से यहां भी रिएक्शन होगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये बॉन्ड पेयर यहां ट्रांसफर हो गया, ये पाई बॉन्ड पेयर यहां पे और ये पाई बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन पे। O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इधर CHCl2। अब इसके बाद आप देखो क्या होगा, इसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है, तो हाइड्रोक्सिल आयन को हम कंसीडर करेंगे। हाइड्रोक्सिल आयन ये क्लोराइड आयन को रिप्लेस कर देता है, यहां भी हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक होगा और क्लोराइड आयन रिप्लेस हो जाएगा। तो इस कार्बन पे अगर आप देखोगे, मैं इधर जो है आगे के स्टेप्स को लिख रहा हूं। O नेगेटिव और यहाँ पे क्या बन गया, COH OH H। दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन हट करके दो OH आ जाएगा। और इसी तरीके से जो नीचे वाली रिएक्शन है उसमें अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा O नेगेटिव CH OH OH। और फिर आपको पता है एक कार्बन पे दो H ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो डिहाइड्रेट होकर के इसका फॉर्मेशन कर लेगा O नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ गया CHO, और ऐसे ही ये भी डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट होकर के ये फॉर्म हो जाएगा O नेगेटिव एंड CHO। और फिर उसके बाद लास्ट में अगर इसको हम H पॉजिटिव के साथ ट्रीट कर रहे हैं, इसको भी H पॉजिटिव के साथ ट्रीट कर रहे हैं, फ्रॉम मिनरल एसिड डाइल्यूट HCl, तो सैलिसिलिल डिहाइड यहाँ पे ऑर्थो सैलिसिलिल डिहाइड बन जाएगा। और इस केस में पैरा सैलिसिलिल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। पैरा सैलिसिलिल डिहाइड, ये है पूरा मैकेनिज्म का स्टेप। रीमर-टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म के सारे स्टेप्स जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, अभी आगे आप पढ़ोगे भी, अगर फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक QH को यूज कर रहे हैं फिर तो ये सैलिसिलिल डिहाइड बन रहा है। लेकिन अगर फिनॉल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड और एल्कोहलिक QH को यूज करें, क्लोरोफॉर्म नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब यहाँ पे सैलिसिलिल डिहाइड की बजाय सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर फिनॉल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड और एल्कोहलिक QH को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, सैलिसिलिल डिहाइड नहीं बनता। तो ये क्लियर हो गया बेटा?
इसकी मैकेनिज्म समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा आगे देखो फटाफट। प्रिपरेशन ऑफ ट्राई आयोडोमेथेन, तो बस वही है सारा डिस्कशन। ट्राई आयोडोमेथेन यानी कि आयोडोफॉर्म। अब तक तो हमने क्लोरोफॉर्म को कंसीडर किया था, अभी आयोडोफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो आयोडोफॉर्म अगर आपको बनाना है तो आप आयोडीन, मतलब वो कंपाउंड जिनके अंदर हेलोफॉर्म टेस्ट वाला स्ट्रक्चरल फीचर है, उनको आयोडीन के साथ ये NaOH, KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा। अब आयोडोफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा डिस्कशन तो आपको सेम वैसा ही रिपीट होता हुआ दिखेगा, तो इसलिए कुछ इसमें देखना नहीं है। जरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो। तो बोल रहा है कि इट इज अ पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सॉलिड है, लिक्विड नहीं है। क्लोरोफॉर्म क्या था? क्लोरोफॉर्म लिक्विड था, जबकि ये क्या है? बोल रहा है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डार्क येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 392 केल्विन। 392 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर, और साथ में सॉलिड का अपना ओडर भी है। कैसा? प्लीजेंट स्मेलिंग होता है। ठीक है, प्लीजेंट स्मेलिंग होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हर एल्काइल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल है, तो ये भी इनसॉल्युबल है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व्स रेडिली इन इथाइल अल्कोहल एंड अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, बोल रहा है इट रिजेंबल्स क्लोरोफॉर्म इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स रिएक्शंस। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि हेलोफॉर्म टेस्ट की बजाय हमेशा हम आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो यहां पे प्रेसिपिटेट मिलता है, एक सॉलिड मिलता है जिसका येलो कलर है। जब आप टेस्ट कराओगे तो आपको एक सॉलिड मिलेगा, न कि लिक्विड। वो भी कलरलेस होता है वो, और जबकि ये क्या है? येलो कलर्ड सॉलिड है, और साथ के साथ उसकी प्लीजेंट स्मेल भी। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑब्जर्व हो रहा है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट में हमेशा आयोडोफॉर्म टेस्ट को ही कंसीडर किया जाता है, बिकॉज प्रेसिपिटेट दिख रहा है आपको, प्रेसिपिटेट का कलर दिख रहा है, और साथ में उसकी स्मेल भी आपको पता चल रही है। तो ये मतलब जो है एज ए एनालिटिकल टेस्ट हम आयोडोफॉर्म टेस्ट को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड को कंसीडर कर रहे हैं। बनाएंगे कैसे? मेथेन का कंप्लीट क्लोरीनेशन करा दो, मेथेन के सारे हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। वॉच आउट में देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बता रहे हैं कि कॉमर्शियली कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड पायरीन। इसका कॉमर्शियल नेम पायरीन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को कॉमर्शियली पायरीन बोलते हैं, क्योंकि ये आग बुझाने के काम आता है। फायर मीन्स होता है फायर, तो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, इसलिए हम इसको पायरीन बोलते हैं। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और कैसे बना सकते हैं? बोल रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड को क्लोरीन के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। इसमें हमारे लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा बाई प्रोडक्ट S2Cl2, सल्फर मोनोक्लोराइड। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बताता हूं आपको इसकी वजह। ये जो सल्फर मोनोक्लोराइड है, ये मस्टर्ड गैस के फॉर्मेशन में यूज होता है। ये इथीन से रिएक्ट करके मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन करता है। तो मस्टर्ड गैस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसको वार गैस भी बोलते हैं, क्योंकि वो पॉइजनस गैस होती है। तो इसको मस्टर्ड गैस बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको क्या करूंगा कि एक छोटा सा लेक्चर जो है वो आधे घंटे का मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें ये बची हुई पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें कवर्ड होगी। तो आपको बुकलेट को सामने रखना है और साथ में वो लेक्चर देखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ करके, सिमिलर तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो लेक्चर में मिल जाएगा। तो अब जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है वो मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा,
वो सब आपको उसी लेक्चर के थ्रू कवर करना है, ठीक है। तो एल्काइल एंड एराइल हैलाइड फिनिश हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, मतलब कंटिन्यू करूंगा पी ब्लॉक को। ओके बेटा।